तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है। इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। और इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह, तेरी इबादत करते और सिर्फ तेरे से मदद मांगते हैं मौला। लाहौर, आज पहले तो मैं जिस तादाद में आप आज हॉकी स्टेडियम में आए, जश्न आजादी बनाने के लिए, मैं खास तौर पे अपनी बहनों को खुशामदीद कहता हूं। आज वो मुल्क खुशकिस्मत है जिसकी माएं और बहनें आजादी का जज्बा रखती हैं, जिनमें शऊर होता है। और वो मुल्क खुशकिस्मत है जिसर इस तरह के जुनूनी बाशऊर नौजवान होते हैं। आज आपने तहम्मुल से और बड़े गौर से मेरी बात सुननी है। मैंने आज आपको हकीकी आजादी का रोड मैप देना है, रास्ता बताना है। और मैंने आखिर में हमने क्या कदम उठाने हैं हकीकी आजादी को हासिल करने के लिए, वो आज मैं सारी कौम को वो रास्ता बताऊंगा। मेरे पाकिस्तानियों, 4 किस्म की गुलामी होती है। 4 किस्म की गुलामी इंसान करता है। कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने हमें एक गुलामी से आजादी दिलवाई। मैं आज अपनी तकरीर के अंदर आपको वीडियोस दिखाऊंगा ताकि आपको समझ आए, मैं अपने आप को बेहतर तरीके से आपको समझा सकूं कि मैं क्या कह रहा हूं। तो मैं सबसे पहले एक आपको छोटी सी कायद आजम की वीडियो सुनाना चाहता हूं, जो उन्होंने आज से 75 साल पहले कहा। तो मैं ये चाहता हूं कि उस वीडियो को चलाएं प्लीज। Muslims desire freedom more than anyone else because love for freedom, fraternity and liberty is the lifeblood of their existence. But freedom must mean freedom both from the British exploitation and Hindu domination. 100 millions of Muslims will never agree merely to a change of masters. तो पाकिस्तानियों, मैं अब उर्दू में बताता हूं कि हमारे कायद मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या कहा। उन्होंने ये कहा कि हम अंग्रेज की गुलामी से निकल के हिंदुओं की गुलामी में नहीं जाना चाहते, हम एक आजाद मुल्क में रहना चाहते हैं। और उन्होंने बताया कि मुसलमान हमेशा आजादी के लिए जद्दोजहद करता है। क्योंकि मेरे पाकिस्तानियों,
जब पाकिस्तान बन रहा था तो एक नारा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, और मेरा तेरा रिश्ता क्या। अब ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब, ये मेरी कौम ये गौर से सुन लो, क्योंकि मैं जो आगे आपको बताने जा रहा हूं, हमने कैसे मुकम्मल तौर पे हकीकी आजादी हासिल करनी है। ये याद रखें कि हम अल्लाह से जब कलमा पढ़ते हैं तो अपना अल्लाह से वादा करते हैं कि अल्लाह तेरे अलावा हम किसी के सामने नहीं झुकेंगे। इसको सब समझ जाओ कि हमें बताया गया था शुरू में कि सिर्फ पत्थर के बुतों के सामने झुकना शिर्क है। आहिस्ता आहिस्ता हमें समझ आई, जैसे जैसे मेरी उम्र गुजरी तो मुझे समझ आई कि हर जब भी अपने जमीर का आप सौदा करते हो और राय हक से हटते हो और किसी भी झूठे खुदा के सामने झुकते हो, पैसे के बुत और सबसे खतरनाक गुलामी का बुत खौफ का बुत है जो इंसान को गुलाम बना देता है। और कभी भी एक गुलाम कौम ऊपर नहीं आ सकती। गुलाम सिर्फ अच्छे गुलाम बनते हैं। इसलिए बड़ी जद्दोजहद के बाद, लाखों कुर्बानियों के बाद पाकिस्तान बना। मैं ज़मान पाक में बड़ा हो रहा था। लाहौर के लोगों सुनो, उस वक्त जो बॉर्डर क्रॉस करते हुए कत्लेआम हुई, हम बड़े होते हुए कितने लोगों को जानते थे जिनके सारे खानदान कत्ल हो गए, लाखों लोग मरे। हमारा घर नहर पे, ज़मान पाक पे, मेरी वालदा बताती हैं कि वो शाम को जब कभी नहर के ऊपर सैर करने जाती थी तो वहां इतने लोग बैठे होते थे जो हिंदुस्तान से आए और एक एक दुख भरी कहानी सुनाता था कि सारा का सारा खानदान कत्ल हो गया। एक दफा मेरी वालदा ने कहा कि बड़ी औरतें, 5-6 औरतें भागी भागी आ रही थी, उनसे पूछती हैं कि पाकिस्तान आ गया। मेरी वालदा ने कहा ये पाकिस्तान है। उधर ही बैठ गई और फिर उन्होंने बताया सारे उनके आदमियों को कत्ल कर दिया, जो उनकी नौजवान बेटियां थी उनको उन्होंने अगवा कर लिया, सिर्फ बेचारी वो औरतें बची। तो इस तरह की हमने कहानियां सुनी है। ये कुर्बानियों के बाद हमारा मुल्क आजाद हुआ था। और जो सबसे जुल्म गुलामी करती है, इंसान के इज्जत नफ्स को खत्म कर देती है, एक इंसान में एहसास से कमतरी डाल देती है। हम जब बड़े हो रहे थे हमें याद है, यहां लाहौर जमखाना में हम जाते थे तो लाहौर जमखाना और पंजाब क्लब के लोग इस तरह रहते थे जैसे वो अंग्रेज हैं। क्लब्स के अंदर अंग्रेजी बोली जाती थी, सिर्फ बैरों के साथ उर्दू बोलते थे, और जब उर्दू बोलते थे तो वो बिलावल भुट्टो की तरह बोलते थे कि बारिश आटा है। यानी कि एहसास से कमतरी ऐसे थी कि पाकिस्तानी अंग्रेज बनना चाहते थे, और ये गुलामी करती है। लाहौर के लोगों, जब मैं पहली दफा आज से 50 साल पहले इंग्लैंड में क्रिकेट खेलने गया तो मैं तो सिर्फ 18 साल का था।
तो मुझे अभी भी याद है, मेरे सीनियर प्लेयर मुझे कहते, ये कानों ने सुना कि इमरान सोचो भी ना कि हम अंग्रेज को हरा सकते हैं, अगर इज्जत से हार के वापस आ गए तो बहुत बड़ी कामयाबी होगी। एहसास कमतरी थी, जीते हुए मैच हम हार जाते थे क्योंकि हमारे अंदर खुद एतमादी नहीं थी कि हम जीत सकते हैं। 70 की दिहाई में अच्छी भली अच्छी टीमें थी, कोई मैच नहीं जीतती थी। बड़े बड़े मैच जब आते थे एहसास कमतरी की वजह से घबरा के हार जाते थे, और जब 80 की दिहाई में कमजोर टीमें थी, लेकिन क्योंकि ज़हनी तौर पे हम आजाद हो गए थे, हारे हुए मैच जीतते थे। यही पाकिस्तान का हाल है कि वो गुलामी से जो एहसास कमतरी थी उससे हम निकले नहीं। तो पहली गुलामी से तो कायदे आजम ने हमें आजाद किया, और इंशाअल्लाह आज हम उसका पूरा जश्न बनाएंगे। 12 बजे हम 14 अगस्त को उसका शानदार इस्तकबाल करेंगे, सब मिलके पाकिस्तान का तराना गाएंगे। लेकिन 3 और किस्म की गुलामियां, 3 और किस्म की गुलामी है, और मैं चाहता हूं ये गौर से सुने, क्योंकि आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि हमने अपने हकीकी आजादी की तरफ कैसे जाना है। जो दूसरी किस्म की गुलामी है वो ज़हनी गुलामी, और वो मैं जब अपनी सारी कौम को मदीना की रियासत का बताता हूं तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के रियासत में उन लोगों, उन अरबों का जो हैसियत ही कोई नहीं थी, 2 सुपर पावर्स थी मगरिब में और मशरिक में, बैजेंटाइन रोमन एम्पायर, पर्शियन एम्पायर। उन्होंने क्या किया, गौर से सुनो मेरे नौजवानों, कि उन्होंने उन लोगों को दुनिया की इमामत करवा दी। 10 साल 622 और 632 जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से गए, वो ही अरब जिनकी हैसियत नहीं थी दुनिया की इमामत की, तो वो क्या किया उन्होंने, अब ये गौर से सुने क्या किया। 2 काम किए, क्योंकि ये लोग, हमारे लोगों को गलतफहमी है कि तलवार से इस्लाम फैला। 10 सालों के अंदर 622 और 632 के बीच में सिर्फ 1300 से 1400 लोग मरे जंगों में। फिर से सुन लें, 10 सालों में दोनों तरफ सारी जंगों में 1300 से 1400 लोग मरे, लेकिन सारे अरब में इस्लाम फैल गया। वो तलवार से इनकलाब नहीं आया था, वो फिक्री इनकलाब था, ज़हनों के अंदर इनकलाब आया था। और वो मैं चाहता हूं दूसरी चीज कि आप समझें कि हमने कैसे अपनी नबी की सीरत के ऊपर चलते हुए इस मुल्क के नौजवानों को ज़हनी तौर पे आजाद करना है। 2 चीजें की उन्होंने। सबसे पहले उन्होंने तालीम के ऊपर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अगर चाइना भी तालीम हासिल करने के लिए जाना पड़े, इल्म के पीछे चाइना भी जाना पड़े, तो जाओ। मतलब उन दिनों में चाइना जाना का मतलब कि अपनी जान की बाजी खेलना। और कहा जब से तुम पैदा होते हो और जब तक तुम कब्र में नहीं जाते, इल्म सीखो। तालीम को उन्होंने इबादत बना दिया।
आलिम का दर्जा उन्होंने ऊपर उठा दिया, जो जहालत की गुलामी थी उससे आजाद किया। और दूसरी आजादी, ये खास तौर पे आप सुन लो, दूसरी उन्होंने ज़हन कैसे आजाद किए? उन्होंने इंसानों को बताया कि ये जो खौफ है, पाकिस्तानियों गौर से सुनो, क्योंकि ये खौफ आपके ऊपर तारी किया जा रहा है आजकल, इससे मेरे नबी ने लोगों को कैसे आजाद किया? क्योंकि जो खौफ की गुलामी है वो सबसे खौफनाक गुलामी है। मैं बार बार लोगों को मिसाल देता हूं करबला की। मुसलमानों की तारीख में जो सबसे बड़ा सानिया हुआ, सबसे बड़ी ट्रेजेडी हुई, करबला के अंदर जब हजरत इमाम हुसैन पहुंचे तो कूफा के लोगों को पता था कि हजरत इमाम हुसैन राय हक पे हैं, उनको पता था। लेकिन यजीद के खौफ की वजह से, उसके जुल्म से डर के उन्होंने उनकी मदद नहीं की। और हमेशा कूफा के लोगों ने बाद में पछताए कि क्यों नहीं हमने उनकी मदद की और इस्लाम की तारीख की सबसे बड़ी ट्रेजेडी होने दी। तो नबी ने लोगों को कैसे आजाद किया खौफ से? उन्होंने कहा 3 सबसे बड़े खौफ हैं इंसान के। सबसे बड़ा खौफ मौत का खौफ, दूसरा खौफ कि मैं जलील ना हो जाऊं, मैं फेल ना हो जाऊं, और तीसरा खौफ मेरी रिस्क ना चली जाए, मेरी नौकरी ना चली जाए, मेरी बिजनेस ना बंद हो जाए। ये 3 खौफ की वजह से इंसान अपने जमीर पे कॉम्प्रोमाइज करता है, इंसान राय हक पे चढ़ने से डरता है, इन 3 खौफ की वजह से। मैं जब पॉलिटिक्स में आया तो मैं जब पढ़े लिखे लोगों को कहता था कि मेरे साथ आओ पॉलिटिक्स में, अगर पॉलिटिक्स में करप्ट लोग हैं तो ईमानदार लोगों को आना चाहिए। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि पढ़े लिखे और ईमानदार लोग ज्यादातर मुझे कहते थे पॉलिटिक्स बड़ी गंदी है, हमें जलील कर देंगे। मैं आज भी लोगों को कहता हूं, ये जो मेरे घटिया मुखालिफ 26 साल से मेरे किरदार कुशी कर रहे हैं, 26 साल से मेरे ऊपर इन्होंने हर किस्म का किताबें मेरे ऊपर गंदी लिखवाई, हर किस्म के मेरे ऊपर इन्होंने बदनाम करने की कोशिश की। लेकिन अल्लाह की शान देखो, आज अब किस तादाद में आए हुए हैं और मुझे हौसला अफजाई कर रहे हैं। क्योंकि मेरे पाकिस्तानियों, ये अल्लाह ने कुरान में लिखा हुआ है कि इज्जत और जिल्लत मेरे हाथ में है। नहीं तो अमीर लोग, पैसे वाले लोग इज्जत खरीद सकते, लेकिन इज्जत नहीं खरीद सकते। और नहीं तो कमजोर और गरीब जलील होते। ऐसा नहीं है। और जिंदगी मौत, यह भी मैं आज आप सबको बता दूं कि आज तक किसी ने कोई बड़ा काम नहीं किया जो मौत से डरता है। कोई फौजी ने आज तक बड़े तगमे नहीं लिए जो मौत के खौफ के ऊपर काबू नहीं पाता। पहला आदमी जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा था, सबसे ऊंचा पहाड़ दुनिया में, एडमंड हिलरी, उससे पहले जितनों ने भी कोशिश की थी माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने की, या वो मर गए थे और या फेल हो गए थे। तो जब वो पहला आदमी माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा, उसने अपने मौत के खौफ के ऊपर काबू पाया।
और ये मदीना की रियासत में मेरे नबी ने किया, इंसानों को आजाद कर दिया, मौत का खौफ चला गया, पैसे की लालच वो चली गई, क्योंकि रिस्क तो अल्लाह के हाथ में। और उनको ये पता चल गया कि कोई इंसान हमें जलील नहीं कर सकता, मेहनत हम करेंगे, ऊपर वाला दिलों के राज जानता है, और उसके ऊपर ईमान रख के वो लोग, आजाद लोग, उनकी परवाज, जिस तरह अल्लाह कुरान में कहता है कि जब इंसान, सबसे अजीम मखलूक अल्लाह की, इंसान फरिश्तों से भी ऊपर चला जाता है, लेकिन जब गिरता है जानवरों से भी नीचे चला जाता है। तो हमारे हाथ में अब पाकिस्तानियों, ये ज़हनी आजादी की तहरीक, कि हमें पहले इत्मीनान होना चाहिए कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, दुनिया के सबसे अजीम लीडर की उम्मत है। हमें ये जमीन में चूंटियों की तरह रेंगने की जरूरत नहीं। हम हाथ फैला के दुनिया के सामने क्यों फिरते हैं? हम वो कौम है, पाकिस्तान वो कौम है जो 27वीं रमजान पे पाकिस्तान बना था। अल्लाह ने इस मुल्क को हर किस्म की नेमत दी है, लेकिन कोई भी कौम जो गुलाम होती है, गुलाम ज़हनियत की, वो कभी उसकी परवाज ऊपर नहीं होती। तो दूसरी चीज कि हमने अपने बच्चों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ानी है। मैं जब प्राइम मिनिस्टर था, मैंने रहमतुल लिल आलमीन अथॉरिटी बनाई, बड़े बड़े स्कॉलर्स को उसमें बिठाया। उस अथॉरिटी का मकसद यह था कि कॉलेजेस और स्कूलों में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे बच्चों को बताएं, ताकि उनके कैरेक्टर मजबूत हों, ताकि वो ज़हनी तौर पे आजाद हों। और सबसे बड़ी चीज ये कि वो मगरबी तहजीब के गुलाम ना बन जाएं। जब तक उनको अपनी तारीख का, अपने दीन का नहीं पता चलेगा, तो मगरबी तहजीब इतनी इस वक्त छाई हुई है कि हमारे बच्चे उनकी गुलामी करेंगे। और तीसरी गुलामी जिससे हमने आजाद होना है, अब ये मेरे पाकिस्तानियों गौर से सुनो। देखें, पहले तो मैं आप सबको एक बात बता दूं कि मैं कभी भी किसी मुल्क के खिलाफ नहीं हूं, मैं किसी मुल्क का एंटी नहीं हूं। मुझे कहते हैं जी आप एंटी अमेरिकन हैं, मैं एंटी अमेरिकन नहीं हूं। अमेरिका में सबसे ताकतवर पाकिस्तानी कम्युनिटी है जो पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी है। यह ताकतवर कम्युनिटी है। हम क्यों एक मुल्क के एंटी हों जिधर सबसे पैसे वाले हुनरमंद प्रोफेशनल्स पाकिस्तानी बैठे हुए हैं। और दूसरी चीज कि अमेरिका को पाकिस्तान सबसे ज्यादा अपनी चीजें एक्सपोर्ट करती है, हमारी सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट्स अमेरिका को है। तो मैं बिल्कुल एंटी अमेरिकन नहीं हूं। मैं अमेरिका से दोस्ती चाहता हूं, लेकिन पाकिस्तानियों मैं गुलामी नहीं चाहता। अल्लाहू 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 अल्लाहू। ये ज़मीं जब न थी, ये जहां जब न था, ये ज़मीं जब न थी, ये जहां जब न था, ये ज़मीं जब न थी, ये जहां। मेरे लाहौर के बाशऊर लोगों, गौर से अब सुनना। मैं अपनी असल चीजों पे आने लगा हूं, गौर से सुनना, क्योंकि मैंने आज आपको
आज आपको मैंने अपने हकीकी आजादी का रोड मैप देना है, तो ये जरा गौर से सुन लें। मैं ज्यादातर पाकिस्तानियों से बेहतर अमेरिका को भी जानता हूं, मगरबी तहजीब को भी जानता हूं। क्रिकेट की वजह से कई साल मैं उनके बरतानिया में रहा, यूनिवर्सिटी उधर गई, दोस्तियां मेरी थी वहां। मैं उनके कल्चर को अंदर से जानता हूं। अब जो मैं आपको चीज सुनाना चाहता हूं वो ये कि मैं जो उनकी साइकी जानता हूं वो ये, अगर आप उनके पैरों में गिरते हैं वो आपको इस्तेमाल करेंगे, अगर आप उनकी चमचागिरी करेंगे वो आपकी इज्जत नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप अपने मुल्क के मफादात के लिए खड़े होंगे उनको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन वो आपकी इज्जत करेंगे। तो मैं जब सियासत में आया आज से 26 साल पहले, 2 वजह से मैं पॉलिटिक्स में आया। एक, जिसकी मैं अभी जो चौथी गुलामी है उसकी बात करूंगा, इंसाफ के लिए, और एक इसके लिए जो हम अपनी खुददारी खो बैठे। मैं ये चाहता हूं कि आप चलाएं कि मैं जब 26 साल पहले पॉलिटिक्स में आया था तो मैं क्या कह रहा था, ताकि आपको ये ना लगे कि मैं ऐसे ही लोगों को वरगलाने के लिए, वोट लेने के लिए मैं अमेरिका के खिलाफ बात करता हूं। ये जरा गौर से सुने कि मैं शुरू में जब पॉलिटिक्स में आया था तो मैं क्या कहता था। हमारी तहरीके इंसाफ, अगर आप इसकी फॉर्म देखें तो इसके ऊपर लिखा हुआ है अय्या का नाबुदो व अय्या का नस्ताईन, और वो इसलिए कि जो भी तारीख ज्वाइन करना चाहता है आपने किसी भी इंसान के सामने झुकना नहीं। किस्मतें करते हैं, कभी अमेरिका के सामने, कभी बैंकों के सामने, कभी बैरूनी मुल्कों के सामने। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि तहरीक इंसाफ का नस्ल ये है किया का नाबुदो व अय्या का नस्ताईन, यानी कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं और उसी से ही मदद मांगते हैं, इंसानों के सामने नहीं हम झुकते। पाकिस्तान का मतलब क्या था? ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह का क्या मतलब है? अल्लाह तेरे सिवा किसी के सामने नहीं झुकूंगा। और ये भी मेरा आपसे वादा है, आज तक ना मैं कभी किसी के सामने झुका हूं, पाकिस्तानियों कभी आपको किसी के सामने झुकने नहीं दूंगा। Will you allow the American government to have CIA here in Pakistan? Absolutely not. नया बनेगा पाकिस्तान, नया बनेगा पाकिस्तान, नया बनेगा पाकिस्तान। मैं ये मेरे पाकिस्तानियों ये आपको इसलिए बता रहा हूं कि मैं वो पाकिस्तानी था जिसको अल्लाह ने सबसे ज्यादा शोहरत दी। पैसा मेरी जिंदगी के मुताबिक बहुत था, मुझे क्या जरूरत पड़ी थी कि अगर मैं जाती मफादात के लिए पॉलिटिक्स में आता, कि जिस इंसान को अल्लाह ने सब दिया था उसको क्या जरूरत पड़ी थी कि 26 साल अपनी जिंदगी के पॉलिटिक्स में गुजारे और इन गंदे लोगों के साथ मथा लगाए। वो इसलिए कि पाकिस्तानियों, मेरे मां बाप, जब मैं बड़ा हो रहा था हमेशा मेरी मां ने और मेरे बाप ने कहा कि तुम्हें अंदाजा नहीं, तुम कितने खुशकिस्मत हो कि तुम एक आजाद मुल्क में पैदा हुए हो। हमारे से पूछो गुलामी क्या थी। अंग्रेज के ऑफिस में जाते थे तो आम जो उस वक्त इंडियंस थे उनके लिए सिर्फ चंद
इंडियंस को बैठने की इजाजत थी। पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है, मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। पेशावर, आपको याद है कि मैं आखिरी दफा यहां कब जलसा किया था? जब एक बैरूनी साजिश के तहत हमारी हुकूमत को गिराया गया, तो पहला जलसा मैंने उसके बाद अपने पेशावर की आवाम के पास आके किया। और माशाअल्लाह पेशावर, जब भी मैं आपको कॉल देता हूं, कभी आपने मुझे मायूस नहीं किया। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा पेशावर, आज मैंने बात तो आपसे करनी थी सैलाब की। कल मैं सखर गया और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अल्लाह ने हमारे पाकिस्तानियों को, खास तौर पे सिंध बलूचिस्तान, डीजी खान, राजनपुर, डीआई खान, टांक और यहां ऊपर स्वात, गिलगित बल्तिस्तान, अल्लाह ने हमें बड़े इम्तिहान में डाला है। और सिंध में खास तौर पे मैं बात तो सिंध की करना चाहता था कि बहुत हमारे सिंध के पाकिस्तानी बड़ी मुश्किलों में हैं, लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं, जिस तरह का प्रोपेगेंडा चल रहा है और खास तौर पे कल एक बड़ा मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा चला है, तो मैं उसके ऊपर पहले बात करूंगा और फिर आपसे पेशावर मजीद बातें होंगी। सबसे पहली चीज, मेरे पाकिस्तानियों, हम सबको एक चीज समझनी चाहिए कि कोई कौम, पेशावर मेरी कोशिश ये है कि मेरा ये सारे जो नौजवान यहां खड़े हैं, मैं आपकी तरबियत भी करूं, आप में सियासी शऊर पैदा करूं, आपको समझाऊं कि हकीकी आजादी क्या है, आपको समझाऊं कि ला इलाहा इल्लल्लाह ये कैसे एक इंसान को आजाद करता है। कैसे जब अल्लाह से आप दावा करते हैं कि अल्लाह तेरा सिवा कोई खुदा नहीं, तो आप अपनी वो जंजीरें तोड़ते हैं जो इंसान को जमीन पे रखता है, इंसान की परवाज रोकता है। ये जंजीरें परवाज रोकती हैं इंसान की, उसकी अजमत की। और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में ला इलाहा इल्लल्लाह से इंसानों को आजाद कर दिया। छोटे इंसान बड़े इंसान बन गए। वो अरब जिनकी कोई हैसियत नहीं थी, चंद सालों में, पेशावर चंद सालों में दुनिया की इमामत की उन्होंने। ये तारीख का हिस्सा है। और मेरी भी कोशिश है कि मैं अपनी कौम की जो जंजीरें बंधी हुई हैं जमीन से, जो हम ऊपर परवाज नहीं कर पा रहे, मेरी भी कोशिश ये है कि मैं अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे चलते हुए अपनी कौम को जगाऊं और कौम को आजाद करूं, ताकि ये जंजीरें टूटे और मेरी कौम ऊपर परवाज करे। तो सबसे पहले ये जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है,
ये जो चोरों का टोला एक अमरीकी साजिश के तहत इस मुल्क पर मुसल्लत किया गया, ये जो साजिशी टोला, ये जो इस मुल्क का 30 साल से खून चूस रहा था, आज हमारे ऊपर बिठाया गया हमारी बेहतरी के लिए नहीं, इस कौम को नीचा बनाने के लिए, कमजोर करने के लिए। और इसलिए मैं आपके पास आया हूं, दूसरी दफा आया हूं कि पेशावर मैंने इंशाअल्लाह आपको अपनी हकीकी आजादी की तहरीक में शामिल करके पाकिस्तान को एक अज़ीम कौम बनाना है। जो इलामा इकबाल की ख्वाब थी, वो कौम जो कि इंशाअल्लाह वर्ल्ड लीडर्स बनाएगी, जो खुशहाल होगी, जिधर हरे पासपोर्ट की दुनिया इज्जत करेगी, जिधर जब और इंशाअल्लाह एक दिन आएगा जब हमारे पाकिस्तानी पाकिस्तान से बाहर जाएंगे तो दुनिया कहेगी कि वो देखो पाकिस्तानी आ रहा है। मेरे पाकिस्तानियों, एक ऐसा वक्त था कि अरब ताजर, मुसलमान ताजर जब मलेशिया और इंडोनेशिया गए तो कोई मुसलमान फौज नहीं गई थी इंडोनेशिया और मलेशिया। मुसलमान ताजरों का किरदार देख के, मुसलमानों के ताजरों की सच्चाई देख के सादिक और अमीन ताजरों ने अपने किरदार से लोगों को मुसलमान किया। याद रखें, मुसलमानों ने फतह नहीं किया था मलेशिया और इंडोनेशिया, मुसलमानों का कैरेक्टर था जिसने फतह किया था। मैं वो चाहता हूं कि वो हमारे पाकिस्तानी बने कि जब आप दुनिया में जाएं तो लोग आपकी इज्जत करें, आपके पासपोर्ट की इज्जत करें। और वो कभी नहीं होगा जब तक आपके ऊपर ये चोर बैठे हुए हैं। शहबाज शरीफ, मैं चाहता हूं पेशावर जरा गौर से, क्योंकि आज मैंने बड़ी वीडियोस दिखानी है आपको। आज आप ये जलसा पूरी तरह आपकी तरबियत भी होगी और आप एंजॉय भी करेंगे। तो मैं जो आपको कह रहा था, फिर से मैं जो आपको कह रहा था कि मैं चाहता हूं कि मेरी कौम एक खुददार गैरतमंद कौम हो, क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह इंसान को गैरत देता है। जो ला इलाहा इल्लल्लाह दिल में जिसके चले जाता है वो किसी झूठे खुदा के सामने नहीं झुकता। अच्छा, अब देखो, जो मैं चाहता हूं कि किस तरह की कौम मुझे चाहिए, और जरा ये देखें इंपोर्टेड क्राइम मिनिस्टर को। मैं सऊदी अरब से होके आया हूँ, मैं यूएई के होके, अभी मैं तुर्की होके आया हूँ, और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की। और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने के, शायद ये मांगने आया है, मैं मांगने नहीं आया। मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने के, शायद ये मांगने आया है, मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बटाया है, कुछ अर्सा आप हाथ बटा। मैंने कहा मैं वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह हम पूरी कौम हम मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे, पसीना कराएंगे, अपने पांव पे खड़े होंगे। क्यों पेशावर, सुन लिया? ऐसे आदमी को आप अपना प्राइम मिनिस्टर मानते हो? अगर ये वाकई अगर गैरतमंद प्राइम मिनिस्टर होता तो पहले जो इन्होंने अरबों रुपया चोरी करके मुल्क से बाहर रखा, पहले वो वापस लेके आते, फिर लोगों से पैसे मांगते। अपना पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर, और बाहर जाके लोगों से पैसे भीख मांगना। अच्छा पाकिस्तानियों, पेशावर
मैं आज आपको अब बताना चाहता हूं कि ये जो चोरों का टोला हमारे ऊपर मुसल्लत किया, अब इनको पता चल गया है कि ये हमें हरा नहीं सकते। हाँ, मुझे पता है कि फजल रहमान भी इनमें से एक है। अब ये जो थ्री स्टूजेस हैं, इनको पता है कि मैच खेल के तो अब ये जीत नहीं सकते। इनको पता है कि जब भी इलेक्शन हुआ इन्होंने हारना है। अब ये कर क्या रहे हैं? साजिशें कर रहे हैं। किसी तरह इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करवाओ, केस बनाओ, कभी तोशा खाना, कभी वो इनका पालतू इलेक्शन कमीशन, कभी वो कोशिश कर रहे डिस्क्वालीफाई करने के लिए। अदालत के अंदर मुझे दहशतगर्द बना दिया पिशवारों वालों। दहशतगर्द आपके सामने खड़ा है। कोशिश है कि किसी तरह बस इमरान खान मैच ना खेले। ये वैसे ही है, जब हम छोटे थे क्रिकेट खेलते थे तो जब एक टीम हारने लगती थी वो विकेट उठा के ले जाती थी। अब ये यही कर रहे हैं, मैच खेल नहीं सकते, किसी ना किसी तरह बस इमरान खान को बाहर निकालो टीम से। दूसरी चीज, और ये उससे खतरनाक चीज कर रहे हैं, पेशावर ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात, इसको किसी तरह पाकिस्तान की फौज से लड़ाया जाए। ये इनकी दूसरी कोशिश है। पहले डिस्क्वालीफाई करो और साथ साथ कोशिश करो कि पाकिस्तान की फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा करके लड़वाएं, और फिर पाकिस्तान की अदलिया के खिलाफ कि पाकिस्तान के अदारे किसी तरह तहरीके इंसाफ के खिलाफ हो और ये किसी तरह मैच जीत जाएं। बस मैं आज आपको वीडियोस दिखाने लगा हूं, और मैं उससे पहले आपको बताऊं कि कोशिश इनकी क्या है। जो कुछ मैं कहता हूं, इनका प्रोपेगेंडा सेल बैठा हुआ है, वो हर चीज को मोड़ के कोशिश करता है कि या किसी तरह अदालत मेरे खिलाफ हो या किसी तरह फौज मेरे खिलाफ हो। अब मैंने क्या कहा था? मैंने अभी चंद रोज पहले क्या कहा, परसों मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि फौज का जो आर्मी चीफ होता है उसको मेरिट पे सिलेक्शन होनी चाहिए। अब मुझे यह बताओ कि कोई भी किसी का खैर ख्वाह होता है, वो हमेशा चाहेगा अगर इदारा मजबूत करना है मेरिट पे सिलेक्शन हो। यह दुनिया का असूल है। आपने अगर फैक्ट्री सही चलानी है, ऊपर मेरिट पे आदमी बिठाओ। आपने अगर मुल्क को ऊपर लेके जाना है, क्रिकेट टीम अच्छी बनानी है, तो मेरिट के ऊपर सिलेक्शन हो। इसमें क्या गलत बात की थी? और मैंने साथ ये कहा था कि नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी, ये किसी सूरत इन दो डाकुओं को पाकिस्तान का आर्मी चीफ नहीं सिलेक्ट करना चाहिए। ये क्यों कहा था मैंने ये इसलिए कहा था, सबसे पहले नवाज शरीफ मुल्क का मुजरिम है। अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज बाहर इसकी पनामा में पकड़ा गया, सजा हुई इसको। झूठ बोल के मुल्क से बाहर भागा, मफरूर है। मुझे यह बताएं पेशावर, जरा मुझे यह बताएं कि क्या एक चोर को, एक मफरूर को, एक भगौड़े को जो मुल्क से बाहर पैसा ले जाता है, क्या उसको पाकिस्तान का आर्मी चीफ सिलेक्ट करना चाहिए? जरा मुझे बताएं। और इधर बात खत्म नहीं होती। दूसरी,
डॉन लीक्स क्या थी? हिंदुस्तान पाकिस्तान की फौज को कह रहा था ये दहशतगर्दी कर रही है। हिंदुस्तान उस वक्त के पाकिस्तान के सिपा सलार रहील शरीफ को कह रहा था ये दहशतगर्दों का सरदार है। और डॉन लीग्स में क्या चीज सामने आती है? बजाय नवाज शरीफ और नून लीग अपनी फौज के साथ खड़े हो, वो हिंदुस्तान को पैगाम पहुंचाते हैं कि जी हम कुछ नहीं कर रहे, फौज सब कुछ कर रही है। अपने से फौज को अलग कर लिया। काठमांडू में सार्क मीटिंग में बरकत दत्त किताब में लिखती है कि नवाज शरीफ छुप छुप के नरेंद्र मोदी को मिल रहा था अपनी फौज से डर के। और दूसरी तरफ आसिफ जरदारी वो अमेरिकनों को कहता है, अपने अमेरिका में पाकिस्तान का एम्बेसडर हुसैन हक्कानी वो जाके अमेरिकनों को एडमिरल मलन को कहता है कि जनाब गवर्नमेंट को और जरदारी की गवर्नमेंट को पाकिस्तान की फौज से बचा लो। ये वो लोग हैं, बताओ मुझे, ये आर्मी चीफ सेलेक्ट कर सकते हैं? क्या हम इतने अहम ओहदे इन दोनों चोरों के हाथ में देंगे? नहीं देंगे। लेकिन तीसरी चीज पेशावर सुनो, इन्होंने सबको, मैंने बार बार आपको वो मुरासला दिखाया जो अमरीकी अंडर सेक्रेटरी ने धमकी दी पाकिस्तान को, पाकिस्तान के एम्बेसडर असद मजीद को, कि अगर तुमने इमरान खान को ना हटाया तो पाकिस्तान को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और नो कॉन्फिडेंस मोशन में अभी टेबल नहीं हुई थी तब वो धमकी देता है। और सबको पता है उसके बाद क्या हुआ। नो कॉन्फिडेंस आता है, चोरी के पैसे से मेंबर पार्लियामेंट खरीदे जाते हैं, करप्शन के पैसे से लोटे बनाए जाते हैं। और आपका भी एक बहुत बड़ा लोटा था। कौन लोटा था आपका? एक ही पख्तूनख्वा से लोटा आया और बहुत बड़ा लोटा था वो। लोटों पे पैसा चलता है, लोटों पे नोट चलते हैं, और उसके बाद हमारी हुकूमत गिराई जाती है और इनको इंपोर्टेड हुकूमत ऊपर लगाई जाती है। और मेरा तीसरा सवाल है कि क्या वो लोग जो बाहर से मुसल्लत किए गए हैं, जिनके पैसे और दौलत बाहर पड़ी है, क्या उनको पाकिस्तान के आर्मी चीफ को अपॉइंट करना चाहिए? बताओ। तो मैंने ये कहा और कहते कि जनाब इमरान खान तो फौज के खिलाफ है। अभी चलो, अब मैं चाहता हूं ये नून लीग के दो, एक वजीर और एमएनए, जरा आप इनकी वीडियो देखें और उसके बाद बात करता हूं। सियासी मामला थे और जिस तरफ इस साल के आखिर में एक बड़ी तब्दीली आनी थी, उसमें तो ये नजर आ रहा था कि इमरान खान का जो गठजोड़ है ये तो अगले 15 साल रहेगा अगर इस तरह हालात रहे। और जिस तरह के उनके प्रोग्राम थे, हम सब ने डिस्क्वालीफाई होना था इस साल के आखिर में, तमाम जो अपोजिशन की लीडरशिप है। अच्छा, उनका तो ख्याल था कि मैं सफाया कर दूंगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। तो ये आपका खदशा है? मालूमात है जी, हमारी सीरियस मालूमात आपके ख्याल में जो आप ये लोगों को भूल जाता है। लेकिन कुछ माह पहले जो कहा कि हम नैब के कुछ 100 जज और हायर कर रहे हैं और हम सारे केसों को एक्सप्लाइट करेंगे, तो उस मैथ्स लेवल के ऊपर, मैथ्स लेवल पे डिस्क्वालिफिकेशन होनी थी, बिगिनिंग शहबाज शरीफ डाउनवर्ड, शाहजहां अब्बासी, हसन इकबाल और ऑल ऑफ अस, सिर्फ मुस्लिम लीग नून की नहीं। आपके ख्याल में जो कोalition बनी है वो इसी वजह से बनी है कि इमरान खान साहब के तो फाशिस्ट प्लान्स थे ना इस मुल्क के ऊपर हमला करने के। तो लिहाजा ये आज मुश्किल जरूर है, लेकिन ये हमें याद रखना है जब हम मुईशत की डिस्कस करते हैं कि यहां जमहूरियत का, हाकमियत का और वफाकियत का मामला भी मौजूद है जिसको हमें साथ लेकर चलना है। तो इसलिए एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में सियासी मामला कि जो हमें लोग कहते थे, डराते थे, दबाव में लाते थे इस बात पे कि अगर फौरी तौर पर अदम एतमाद करके आप हुकूमत में ना आए तो फलां आ जाएगा, फलां बैठ जाएगा किसी चेयर पे। कोई किसी किस्म का हमें उस वक्त भी
ना नोटिस था, ना हमने लिया था, मगर इत्तेहादी जमातों के हम फैसलों पर के पाबंद थे। मैं आज भी ये बात कहने लगा हूं कि अगर कि जो हमें इसलिए ये हुकूमत हमारी गिराना चाहते थे कि इमरान खान एहतसाब ना कर दे। डर ये था कि अगर इमरान खान रह गया तो ये जेल में चले जाएंगे, क्योंकि इन्होंने जो चोरी किया वो पकड़ी जाएगी। मतलब ये कि ये इसलिए गिराना चाहते थे, महंगाई वजह नहीं थी, माइशत वजह नहीं थी, वजह सिर्फ एक थी कि इन्होंने एनआरओ लेना था और 1100 अरब रुपया अपना माफ करवाया। अब मैं ये चाहता हूं कि ये जो नून लीग प्रोपेगेंडा कर रही है कि इमरान खान फौज के खिलाफ है, जरा सुने कि इनके लीडर्स ने फौज के खिलाफ क्या बातें की। और मैं चाहता हूं मीडिया इसको दिखाए ताकि पता चले कि ये जो लोग आज इक्तिदार में बैठे हैं और ये हर रोज प्रोपेगेंडा कि किसी तरह तहरीक इंसाफ और फौज की लड़ाई हो जाए, जरा ये सुने कि इन्होंने फौज के मुताल्लिक क्या बातें की थी। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, आपने हमारी अच्छी भली चलती हुकूमत को रुखसत करवाया, जजों से जोर जबरदस्ती से फैसले आपने लिखवाए। फौज के जवानों और अफसरों के नाम जब आप किसी फर्द वाहिद या मफाद परस्त टोले के लिए आइन तोड़ने के मुर्तकिब होते हैं, वहाँ आप खुद अपनी कौम को, अपने मुल्क और अपने लोगों को आइन शिकनों के रहमो करम पर छोड़ रहे होते हैं। हाँ, नवाज शरीफ ने ये जरूर किया कि उसने किरदारों और इदारों के दरमियान एक वाज़े लकीर खींच दी है। एक या दो अफराद इदारा नहीं हुआ करते, एक या दो अफराद इदारों की बदनामी का बायस बना करते हैं। जो शख्स इस किस्म की कार्रवाइयों में मुलव्वस रहा हो उसका एहतसाब होना चाहिए। उसको बल्कि इतने बड़ी उनकी ग्लेयरिंग चीज़ें शायद 73 साल की तारीख में कभी नहीं मिलती, तो अब तो उनका एहतसाब होना चाहिए। ये इस किस्म के शख्स को कोई और ओहदा दे देना, और वो भी इतना इम्पोर्टेंट ओहदा देना, ये मैं समझती हूँ कि ये कौम के मुंह पे तमाचा है, आइन और कानून की हुकूमत के मुंह पे तमाचा है। तुम हमें सियासत बतलाते हो, अपने हुदूद में रहो, इसराइल की नौकरी न किया करो, इसराइल के वजीफों पर पलने वाले जर्नलों अपने हुदूद में रहो। बड़े बड़े रैंकों वालों से भी अपने आप को मुहतरम समझता हूँ, और अगर बिगड़ोगे तो फिर अगर हम बिगड़ गए तो अफगानिस्तान में अमेरिका का क्या हश्र हुआ, खुदा की कसम यहाँ तुम्हारा वही हश्र। तो हमारी किरदार कशी करना छोड़ दो। अगर हमने आपकी शुरू की तो पता नहीं पाकिस्तान बनने से आज तक कितने जनरलों की शुरू हो जाएगी। बेटी भाई वो अक्यूज्ड हैं, उनकी लिस्ट लेके जिसने हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो आपकी ईंट से ईंट बढ़ जाएगी। अभिनंदन की क्या बात करते हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए, पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे। सुन लिया पेशावर, मैं इसलिए ये बता रहा हूं कि ये वो लोग हैं जो हमें कह रहे हैं कि हम अपनी फौज के खिलाफ हैं। फौज भी मेरी, मुल्क भी मेरा। जितने इदारे मजबूत होंगे मुल्क मजबूत होगा, अदलिया मजबूत होगी मुल्क मजबूत होगा, फौज मजबूत होगी, हम आजाद हो सकेंगे। हम अपनी आजादी, हम किसी के सामने झुकेंगे नहीं, कोई मुल्क हमें फतह नहीं करेगा। जिस तरह सारी मुसलमान दुनिया में आज अजाब आया हुआ है, सोमालिया से लेके, लिबिया से लेके, सीरिया से लेके, सारी मुसलमान, अफगानिस्तान में क्या हुआ, यमन में, सारी मुसलमान दुनिया में किस तरह का अजाब आया, और हम वो पाकिस्तान है जो एक मजबूत फौज की वजह से बचे हुए हैं। तो नून लीग वाले ये समझ जाओ कि हम वो लोग हैं जो इस मुल्क के इदारे मजबूत करेंगे, और कभी
अगर कोई तनकीद करते भी हैं अपनी फौज के लिए, उसकी बेहतरी के लिए करते हैं, तामीरी तनकीद करते हैं। अब वो चलाओ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं अपनी सारी कौम के सामने कहना चाहता हूं। देखिए, एक तो जो फौज का इदारा है, कभी इसके खिलाफ बात ना करें, क्योंकि फौज एक ऐसी चीज है जो अगर हमारी फौज ना होती तो ये मुल्क में नहीं रहना था। इमरान खान से ज्यादा इस मुल्क को जरूरत पाकिस्तानी फौज की है, और हमें हमेशा इस इदारे को इसकी मजबूती के लिए हमें बात करनी चाहिए। और हमारे जो दुश्मन है वो मुसलसल इसको अटैक करते हैं, बल्कि ये दोनों जो प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट, वो जरदारी और नवाज शरीफ, इन दोनों ने अपनी फौज को अंडरमाइन करने की कोशिश की है। ये जब गवर्नमेंट में भी थे, इन्होंने अंडरमाइन किया उसको। इन्होंने गवर्नमेंट में रहते हुए वो डॉन लीग्स क्या थी, डॉन लीग्स वो हिंदुस्तान के साथ कह रहे थे कि जी हमारी फौज की वजह से हम दोस्ती नहीं हो रही। और जो मेमो गेट था वो क्या था, वो अमेरिकनों को कह रहा था जरदारी अपने हुसैन हक्कानी के जरिए। जी शुक्रिया। मैं इसलिए आपके सामने ये रख रहा हूं कि ये मैं आज से नहीं कह रहा, ये मैं हमेशा समझता हूं। और आज तो है ही 6 सितंबर। पेशावर, मुझे अभी भी 6 सितंबर याद है। मैं उस वक्त स्कूल में था और मुझे याद है जब के लाहौर के पास हिंदुस्तान की फौज आई और जो वहां जिस तरह की हमारे घरों में बमबारी की आवाज आ रही थी, तो मुझे तो बड़ी अच्छी तरह 6 सितंबर याद है। और मुझे यह भी याद है कि सारी कौम तब खड़ी थी अपनी फौज के साथ। अब दूसरी चीज, मैं ये चाहता हूं कि आप सब देखें कि जुडिशरी के खिलाफ ये नून लीग ने पाकिस्तान की अदलिया के खिलाफ क्या बातें की हैं, जरा ये जरूर देखें, फिर मैं आप अगली बात करता हूं। इस तरह बेंच फिक्सिंग भी एक जो इस पे भी फजल रहमान देख ले कितना गुस्सा चढ़ा हुआ है इसको। सारे फैसले एक ही जज करेगा, जैसे लगता है कि उसका जज नहीं है, उसकी पार्टी का रुकन हो। जब बेंच बना तब से लेकर आज तक के फैसले तक इंसाफ होता हुआ नजर नहीं आ रहा था। अपने एक शख्स की वजह से आज आइन की तशरीह को में फर्क डाला जा रहा है। अपनी मर्जी से आइन की तशरीह की जा रही है। फुल कोर्ट इसलिए नहीं बनाया गया कि अगर फुल कोर्ट बन जाती तो आज का फैसला मुख्तलिफ होता। मौजूदा बेंच है, उसमें जो मुअज़्ज़ज़ जज साहबान बैठे हैं, उन जज साहबान का हमारे मुतल्लिक़ जो उनके ख्यालात हैं उनसे भी कोई ना वाकिफ नहीं है, ना हम ना वाकिफ हैं। और उसके बाद हर वो केस जिसका फैसला हमारे खिलाफ आना हो, उस बेंच का जो है वो वही हिस्सा होते हैं। और अब तो ये बात पहले से जो है वो प्रिडिक्ट होने लगी है। जो सहाफ़ी वहाँ सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई को कवर करते हैं, तो वो पहले से जब बेंच बनता है या कोई केस जाता है तो वो पहले से बता देते हैं कि इसके ऊपर फलां बेंच बनेगा। अगर कुछ लोग गैर जानिबदार नहीं होंगे, अगर इसके सहूलतकार पीछे नहीं हटेंगे, तो हमें बता दें मुल्क कौन चलाएगा। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने पीछे बेंड करके अपने आप को कभी इधर कि नहीं, शायद उनको समझ नहीं आई, शायद उनके तक पैगाम नहीं पहुंचा, वगैरह 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 करके इनको हाथ नहीं लगाया इनको। तो मतलब ये है कि इनको कौन सी दीवार पे लगाया। तो जिस तरह मैच फिक्सिंग एक जुर्म है, इस तरह बेंच फिक्सिंग भी एक जुर्म है। जब बेल का फैसला होने वाला होता था, जेल में उस दिन खबर मिलती थी कि 3 हफ्तों के लिए बेंच डिसॉल्व हो गया, नया बेंच, या कोई जज छुट्टी पे चला गया। जाता नहीं था, भेजा जाता। काजी फाइज ईसा साहब के मामले में माय लॉर्डशिप से ये पूछना चाहते हैं कि वो आपके ब्रदर जज थे ना, आपने क्या किया? तो फिर हमारी बात नोट कर लो, हम हर उस अदालत का और उस जज का घेराव करेंगे जो तुम्हारे इस गंदे और घटिया एजेंडे को परवान चढ़ाने के लिए अपोजिशन के खिलाफ जो है इक़दाम करेगा। चीफ सेक्रेटरी साहब, आपको इस बात का जवाब देना पड़ेगा। आपने इधर ही रहना है, आपके बच्चों ने भी इधर ही रहना है। कमिश्नर लाहौर साहब, आपने भी इधर रहना है, आपने सर्विस भी करनी है। इसलिए आपको ये चाहिए था कि आप इस गैर कानूनी अमल के आगे दीवार बनते और इसे बजा लाने से इनकार करते।
आला अदलिया के जजेस पार्टी बनकर अगर चीफ जस्टिस वो जबान इस्तेमाल करेंगे जो इमरान खान कंटेनर पे चढ़ के करता था, तो उस जबान का वही जवाब मिलेगा जो नवाज शरीफ के सियासी मुखालिफिन को